नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। क्या कुछ एक्शन हुआ, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार का एक बार फिर से डंका बज रहा है। आतंक के आका पाकिस्तान के नागरिकों को चुन चुन कर वापस भेजने के मामले में यूपी नंबर 1 बन गया है। अब योगी सरकार की नज़र रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर है, जिनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया कि देश में कहीं भी पाकिस्तानी मिले उन्हें पकड़कर वापस भेजा जाए। गृह मंत्रालय के आदेश पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाए। इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी एसपी और पुलिस अफसरों से वार्ता किया और निर्देश दिया। इस ऑपरेशन की निगरानी खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करते रहे। नतीजा यह रहा कि यूपी से करीब 112 पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ कर निकाला गया और उन्हें वापस भेजा गया, और साथ ही साथ उनके सीमा पार कराने का भी सुनिश्चित किया गया। अब योगी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चला रही है। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकाल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच समेत ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरण लिए हुए थे, जिन पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुलडोजर एक्शन से कहीं न कहीं योगी सरकार की सफलता और भी दिख रही है। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तानियों को वापस भेजने के मामले में देश में यूपी नंबर 1 पर बना है, सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई है। इससे कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी बढ़ती देखी जा सकती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश भर के हर जिलों में रामजी लाल सुमन पर हुए हमले को लेकर सपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। रामजी लाल सुमन मामले को लेकर सपाइयों में उबाल दिखा। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के हमले को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान सपा नेताओं ने करली सेना का पुतला भी फूका। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करली सेना ने उनके घर पर हमला किया था। इसके बाद उनके वाहनों के काफिले पर भी टायर फेंककर हमला किया। इसमें रामजी लाल सुमन बाल बाल बच गए थे। इस मामले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीरता से लिया और आज प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फरमान सुनते ही प्रदेश के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिले में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान करली सेना के विरोध में नारेबाजी की गई। कई ऐसे जिले रहे जहां पर करली सेना का पुतला भी फूका गया। सपा नेताओं ने मांग किया कि रामजी लाल सुमन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में सपाइयों ने कहा है कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन पर लगातार हमला हो रहा है, यह चिंता का विषय है। फिलहाल सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के तेवर बेहद गर्म दिख रहे हैं। हालांकि 27 के रण के पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दलितों का वोट बैंक पाने के लिए
हर संभव प्रयास कर रही है। इन सब के बीच सपा सांसद रामजी लाल सुमन का यह मुद्दा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी दलितों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आक्रामक है और लगातार दलितों के हित की बात कर रही है, ऐसे में 27 के रण में समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही खबर लखनऊ से है, जहां लोहिया अस्पताल से हटाए गए 240 गार्ड प्रशासनिक भवन पहुंचे और वहां गार्ड को भी खदेड़ते हुए नजर आए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। 40 गार्डों का धरना प्रदर्शन जारी है। 240 गार्ड जिनका साफ तौर से कहना है कि हमें एक आश्वासन मिला था, बताया गया था कि जो गार्ड्स हैं उनको एक सप्ताह के अंदर जो वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय की पोस्ट में यानी कि उनको समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन गार्डों का यह भी आरोप है कि जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसको एक हफ्ता बीतने के बाद अभी तक हमको जो वार्ड बॉय है उसमें समायोजित नहीं किया गया है, तो जिसको लेके बड़ी संख्या में गार्ड्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो गार्ड्स थे उनको धरना प्रदर्शन उनका चल रहा था, जिनको वहां से हटाया गया था। उसके बाद जो गार्ड्स थे वो लोहिया अस्पताल के 3 नंबर गेट पे आके खड़े हो गए थे और बड़ी संख्या में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं जो गार्ड्स हैं उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी हैं, जिनका साफ तौर से आरोप है कि हमें जो आश्वासन दिया गया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। वही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देश में जातीय जनगणना की घोषणा होने के बाद समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जातीय जनगणना की घोषणा करते ही अब समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को कैश कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि जातीय जनगणना की जीत पीडीए की जीत है, यानी कि समाजवादी पार्टी की जीत है। लखनऊ पश्चिम से पूर्व विधायक रेहान नईम ने एक पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगवाया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि पीडीए की जीत समाजवादी पार्टी की जीत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर के कई बार प्रदेश में विधानसभा में और लोकसभा में सवाल खड़े किए, सरकार से पूछा कि जातीय जनगणना कब होगी, और दबाव में आकर के सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा करी है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। खबरों बढ़ते आगे, खबर पीलीभीत से है, जहां एक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकियों की घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया, बता रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर करके आए दिन चर्चा में बनता चला जा रहा है, क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछकर जो गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसको लेकर करके आए दिन जो चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है, इससे हिंदुस्तान संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके चलते आज फूलपुर के विद्यार्थियों ने तहसील परिसर में जाकर के अजीत प्रताप सिंह एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि जो आतंकी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे ज़्यादा तगड़े एक्शन लिए जाने चाहिए। मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जो जल समझौता किया गया है उसको भी बिल्कुल रद्द करके और अन्य जो है मतलब जो वीज़ा भी स्थगित कर दिए गए हैं फिलहाल, कि अब और दूसरी कार्रवाई, जैसे अभी युद्ध के माहौल जैसे बनते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संतुष्ट ना होने के कारण आए दिन प्रदर्शन जारी करते रहते हैं और पाकिस्तान को लेकर के मुर्देबाद के नारे भी लगाते हैं। लेकिन अब देखना ये कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का जो है कि आए दिन जो होता है, तो उस प्रकार से क्या होगा, क्या नतीजा निकल के आएगा, क्योंकि अब फूलपुर में भी विद्यार्थियों के द्वारा भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तहसील में आकर के एसडीएम को जो है कि ज्ञापन सौंपा है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई की जाती है और क्या इन सब चीज़ों के एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जो है कि धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी थी, 26 लोगों की जान गई है। और अब देखना कि क्या कार्रवाई की जाती है। जब तक के लिए देखते रहें अमित पाल के साथ, इंडिया वॉइस, कैमरामैन निरंजन के साथ। वही खबर देवरिया से है, जहां एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स गंभीर बीमारी से ग्रसित होना बताया गया। कैसे हुआ युवक को ये गंभीर बीमारी, बता रहे हमारे संवाददाता बालिंदु मणि। तहसील क्षेत्र के पचरुखिया गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो
संभावित मंकी पास का गंभीर बीमारी से ग्रसित होना बताया गया है। आपको वही बता दें कि बीते ये दुबई से 26 अप्रैल को अपने गांव आया, जिससे तभी से इसकी तबीयत खराब थी। अगल बगल के चौराहों से मेडिकल से दवा लेकर दवा खाता था, लेकिन इसको कोई आराम और लाभ नहीं मिला, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने इसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिसको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, जिसको मंकी पॉक्स बताया जा रहा है। वहीं इलाज के दौरान जब इसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी, जिसको लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज ने रेफर कर दिया, जिसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं इसका इलाज चल रहा है। वहीं गांव वालों का कहना है कि चारों तरफ इसको बीमारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टरों ने परिवार और घर वालों को आउटलेट होने का सलाह दिया है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। वही खबर कन्नौज से है, जहां बस और स्कॉर्पियो में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में किसका ये हादसा हुआ और कितना नुकसान किसका हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामश्री। गुरसाईगंज इलाके के सरायप्रिया के पास एक रात में हादसा हो गया। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, जलालाबाद निवासी पंकज पाठक स्कॉर्पियो सवार होकर अपने परिवार के साथ सरायप्रयाग शादी समारोह में जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार बस ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी, जिसमें 7 से 6 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सौसैया अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए सौसैया अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को तिरवा मेडिकल के लिए रवाना किया गया। अपने सहयोगी सचिन शुक्ला के साथ रामश्री पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नहीं आए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक इस कार्यक्रम में आए, लेकिन प्रदेश प्रभारी या सह प्रभारी दोनों ही इस कार्यक्रम से नदारद दिखे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में जिस गुटबाजी का जिक्र होता है, अक्सर वो इन्हीं बड़े नेताओं की गुटबाजी यहाँ पर कही जाती है। और ऐसे में जब प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो विपक्ष मजबूत होने का दावा करता है, वो मजबूती कहाँ दिखती है। कैसे बिना इन कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर पाएंगे, कैसे इनको जोश को जगाने का काम करेंगे जब प्रभारी यहाँ पर मौजूद सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। पिछले 2 सालों के कार्यकाल में प्रदेश प्रभारी सिर्फ 2 से 3 बार उत्तराखंड में पहुंची है और सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पर दिखी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी से ज्यादातर कांग्रेसी नाराज दिख रहे हैं। जो गुटबाजियां हैं वो अपने अपने दलों में बटी नजर आ रही है, जिससे मजबूत विपक्ष का जो दावा कांग्रेस करती है वो भी फैले साबित नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि 2027 के जो चुनाव यहाँ पर होने, वो मजबूती के साथ कैसे कांग्रेस कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। वही खबर मेरठ से है, जहां एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हो गया। दरअसल इस बार एक कलयुगी जेठ ने अपने भाई और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। लेकिन क्यों किया गया ये हमला, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, प्रॉपर्टी के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए और उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके चलते ये विवाद रात उसके बड़े भाई ने मौका पाकर चाकुओं से पत्नी पर हमला किया और अपने छोटे भाई की पत्नी को मार डाला। और इसी के बीच में छोटे भाई के ऊपर भी कई हमले किए गए, जो अब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बॉडी का पंचनामा भर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और बड़े भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। वही खबर बलौदा बाजार से है, जहां सीमेंट के पत्थर चुनाव माइंस के विस्तारितकरण की जन सुनवाई की गई। इस जन सुनवाई का ग्रामीणों ने खूब विरोध किया, लेकिन ये विरोध क्यों किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। एक बड़ा मोड़ आ गया जब श्री सीमेंट की सोना खदान पत्थर की जन सुनवाई थी। उस वक्त पूरे गांव के सेमराडी, बोईडी और देवसुंदरा के ग्रामीण दल घोर विरोध करने लगे। घोर विरोध
करने के बाद उन्होंने बताया कि जन सुनो यहाँ पर चूना पत्थर माइंस ना खोया, जहाँ का जल का स्तर बहुत नीचे हो गया। आपको लगातार सरकार के द्वारा जल संचय का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और यहाँ पर माइंस खोलने के बाद जितना भी यहाँ का भूजल स्तर है और नीचे हो जाएगा। यहाँ गांव की समस्या हो जाएगा। खुदा से श्री सीमेंट की जन सुनवाई में चूना पत्थर खदान के लिए यहाँ पर 12-15 गाँव के पास चूना पत्थर यहाँ से जाके दूसरे प्लांट में पत्थर ले जाएंगे जाएंगे। इसी बात का ग्रामीणों ने खूब विरोध किया और उस वक्त जब परिस्थिति बिगड़ गई, जब बीजेपी के कुछ नेता इस चूना पत्थर जन सुनवाई का समर्थन करने के लिए उठे और तब गांव वाले ने और भड़क गया और भड़क होने के बाद नारेबाजी होने लगी। बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन के द्वारा इसे कंट्रोल किया गया। और बता दें कि लगातार यहाँ पर सीमेंट कारखानों के होने के बाद यहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं पूरे किसानों की जमीन खरीदते जा रहे हैं और खरीदने के बाद वहाँ पर दूर दराज में चूना पत्थर की माइंस बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ का भूजल और आसपास के गांव का भूजल स्तर इतना गिरते जा रहा है। आज लगभग 500 फीट नीचे पानी का भूजल स्तर हो गया। उसके बाद भी लगातार सरकार के द्वारा माइंस इनकी अपनी भी दी जा रही है। उसी बात का कल बहुत विरोध देवसुंदरा के किसानों ने किया और जिसके कारण भीड़ होने के बाद अधिकारी जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण और खदान के जो जन सुनवाई के अधिकारी आए थे, बीच में जो जन सुनवाई को बंद करके चल जिला प्रशासन की ओर से जी गीते अपर कलेक्टर वहां पर गई थी। वहां लोग समझाए कि जन सुनवाई में आपके जो विचार व्यक्त करना है विचार व्यक्त करें, लेकिन इस प्रकार के उत्पाद मत मचाए जैसे कि शासी काम बेवड़ा होता है। इसी बात को कल वहां पर बहुत विवाद हुआ। ग्रामीणों को खूब विरोध होने के बाद जन सुनवाई कैंसिल कर दी गई और उसके बाद आने से बताया कि यहाँ पर और चूना पत्थर के खदान दी जाती है। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदा से पूरी मंसूर। तो खबर बलौदा बाजार से है, जहां देश अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना रहा है। मेहनती व्यक्ति के कार्य समर्पण और पसीने से दुनिया भर में समाज और अर्थव्यवस्था को आकार दिया गया। उनकी मेहनत से राष्ट्र का, परिवार का, समाज का निर्माण हुआ। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मना रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज बलौदा बाजार में जिला कलेक्टर के द्वारा श्रमिकों के सम्मान में श्रम दान किया गया और वहां पर तालाब की सफाई की गई और वहां सफाई करने के बाद जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने दान करके श्रमिकों का सम्मान किया। आपको बता दें कि श्रमिक आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को उनकी कड़ी मेहनत और उनके मेहनत पसीने से जो मेहनत करते हैं, जैसे राष्ट्र का निर्माण, परिवार का निर्माण और शहर का निर्माण होता है, उसी के उनके सम्मान में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में भी आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस में श्रमवीर मजदूरों का सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद उनके बाद आज उनके अधिकारियों को जानकारी दी गई। आज उनको जागरूकता अभियान का और उनको शपथ दिलाई गई कि हर व्यक्ति ने शपथ दिलाई गई कि हम राष्ट्र के निर्माण में 8 घंटा का काम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा। और यही हम आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शपथ लेते हैं। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में लगातार श्रम को लगातार कार्य किया जा रहा है और श्रमवीर के शासन, छत्तीसगढ़ शासन में योजनाएं भी हो रही है और कई योजनाओं के द्वारा श्रमिकों को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। उनके जो शासन की जो योजना हो रही है उस योजना के भी उनको विकास लगातार उनको दिया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर आज कई मजदूरों को उनके श्रमिक कार्ड बना के दिए गए ताकि वो शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें और उनको फायदा हो सके, ताकि अपना विकास कर सके। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदा से प्रदीप। तो रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।